जिगर यार, तेरे बाइक की कीज अंदर पड़ी हुई थी। वो रात 12:30 बजे प्रोग्राम करके माइक सिस्टम को समेट रहा था। उनकी तारों को आपस में उलझाए कवर करता उठा ही था जब उसका दोस्त अहमद आया था और उसकी चाबियां से थमाई थी। तू घर के लिए निकल रहा है तो मुझे भी साथ ले चल, क्योंकि मेरी गाड़ी सुबह खराब हो गई थी। लोकल पे आया था। अहमद ने उसको चीजें समेटते देखकर कहा था। जहां स्टूडियो के लिए सब चीजें समेटी जा चुकी थी, मगर और भी न्यूज कास्टर और उनके कुलीग सुकून से बैठे हुए थे, जैसे उनका ठिकाना ही यही हो। तू इतनी तहमीदें क्यों बांध रहा है? सिंपाजी, खुद जाऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। बस इसको पैक कर लूं, फिर चलते हैं। चल अब। तकरीबन 5 मिनट वो कवर करता लैपटॉप उठाता उसे पुकारता बाहर निकला था। हसनाल ने बाइक स्टार्ट की तो वो पीछे आन बैठा था। वो मेन रोड पर निकले थे। आज जल्दी खाना खाया है और बोल बोल के ऐसे लग रहा है दिमाग नहीं पेट खाली हो गया है, इसलिए पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अहमद जो बहुत खाता था, बोले बगैर ना रह सका था। लगता था वो हसनाल की तरह ही था। दोनों की फिजिक सेम थी। वो हसनाल की तरह ही बहुत हंसमुख इंसान था, जितना भी सीरियस रहने की कोशिश करता, मगर प्रोग्राम के दौरान भी हंस पड़ता था। अब तू सोच रहा होगा बेटे कि मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तो हरामी इंसान सोच ले, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। भूखा तो मैं भी हूँ। बोल बोल कर तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, इसलिए खुद भी खा और मुझे भी खिला। हसनाल समझ गया कि उसका इशारा किसी रेस्टोरेंट की तरफ था, इसलिए हंसकर उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए और एक हाथ से हेलमेट सेट किया था। कमीना इंसान है एक नंबर का। मैं तो मासूम सा छड़ा छाड़ बंदा हूँ, इसलिए तुझे कह रहा हूँ। तुझे तो तेरी बीवी खाना खिला देगी। मेरी अम्मा तो पहले लेट जाने पर 100 जूते मारेगी, फिर दो रोटियां खाने को देंगी। वह जानबूझकर दुखी आत्मा बन गया था। हाँ, बीवी ने तो मेरी 100 क्या लाख जूते लगाए हैं मेरी वफा पर। उसके मुंह से बीवी का नाम सुनकर उसने लग भेज लिए थे और बाइक की स्पीड तेज की थी। चल यार, छोड़कर घर ही खा लूंगा। हर चीज बंद हो रही है, वैसे भी माँ की डांट और खाना दोनों खाने का अपना ही मजा है। वो हंसकर कहता उसके कंधे पर हाथ रख गया था, जबकि हसनाल का मूड ऐसा ऑफ हुआ कि फिर कोई बात नहीं, संजीदगी से बाइक चलाने लगा। हालांकि भूख उसे भी बहुत लग रही थी। वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ता, खुद बाइक की स्पीड तेज करता घर की तरफ रिटर्न ले लिया था। वो बिना कदमों की चाप लिए रूम में आया, लैपटॉप टेबल पर रखकर शूज उतारता फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर टॉवल से बाल खुश करता बेड की तरफ आया तो आगे वो सो रही थी। जब वो आया था तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर अब पूरी तवज्जो से देख रहा था। बिखरे बाल और उलझे हुलिये में कंफर्ट ताने बेड पर हाथ रखे सो रही थी। वो लगी इतनी मासूम रही थी कि वो कोई बात जहन में रखे बिना दिन भर की थकन के बावजूद उसके करीब बैठ गया था और उसके नक्श को अजबर करने लगा। वो भूल गया था कि उसने कितनी गलत बातें की थी। याद रहा तो बस इतना कि वो उसके सामने थी और उसके लिए कितनी अहम है। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो झुककर एक किस्म की बेहोश पड़ी मिनाल के नाक पर लब रख गया था। बाबा, कुछ देर उसे महसूस करने लगा था। तुम मेरा वो सुकून हो जो मुझे बेसुकून कर देती हो, वो उस पर झुके कह रहा था। कुछ पल उसको देखते, उसके कंधों के दोनों तरफ पर तकिए पर हाथ रखते, वो उसके बुरे बिखरे बालों को देखता रहा। फिर झुककर निहायत ही अकीदत से वहां होंठ रखे थे। इन बालों से उसको इश्क था। वो बेख्तियार होने लगा था, मगर फिर दीवार पर लगते हथौड़े की तरह उसकी बातें उसे वहशतों में धकेल गई थीं। वो पीछे ऐसे हुआ जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। उसे अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया था। उसके अंदर अजीब सी झंझलाहट सी उतरने लगी थी। उसके अंदर गुस्सीले तासुरात सर उठाने लगे थे। उठो, मुझे खाना ला कर दो। उसे उसका सुकून हजम नहीं हुआ तो उसे झंझोड़ के रख दिया था, मगर वो फिर भी ना उठी, और उठती भी कैसे। नींद की गोलियों का जानदार असर था जो समीना उसे दूध में या खाने में देती थी। मिनाल, उठो, मैं क्या कह रहा हूँ, हरी अब की बार जोर से बाजुओं से पकड़कर उसे उठाया था। उसके सख्ती से झंझोड़ने और बाजुओं से पकड़कर उठाने उसे सख्ती से झंझोड़ा और बाजुओं से पकड़कर उठाया था। तो क्या है? वो ये कहकर 5 सेकंड के लिए आंखें खोलती, फिर से आंखें मौन चुकी थी। उठकर मुझे खाना दो मिनाल। हसनाल ने अब की बार उसे कंधे से पकड़कर बिठाया था। वो उसकी ऊंची आवाज सुनती आंखें खोलकर फिर एक लम्हे को देखा और फिर उसके कंधे पर आ गिरी थी। हसनाल को उसकी इतनी गहरी नींद देखकर इतना गुस्सा आया कि उसकी कमर पर हाथ रखकर खड़ा किया था। वो थोड़ी सी आंखें खोलकर उठी, मगर इससे पहले वो जमीन बोस होती। हसनाल ने उसे उठकर बाजों के घेरे में लिया और उसे बेड पर लेटाया था। पहले उसका दिल किया जग पानी का उसके ऊपर गिराकर उसको जगाए, लेकिन बकौल उसको अपने बच्चे की परवाह थी, इसीलिए वो फिर से बेड पर लेटाते कंफर्ट सेट करके खुद नीचे की तरफ गया था। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, वो इसलिए खाना खाने किचन में चला आया था। उसे अफसोस हो रहा था, काश वो अहमद के साथ खाना खा लेता, लेकिन इस वक्त तो उस पर गुस्सा सवार था। लेकिन हॉट पॉट में रोटी देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। रोटी तो एक थी, लेकिन उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। वो फ्रिज से सालन निकालकर हल्का सा गर्म करके शुक्र करके खाने लगा। रोशनाल ऑफिस गया हुआ था। समीना बेगम अभी अभी ऊपर गई थी। शाम का टाइम था, रोशनाल आने वाला था, मगर समीना बेगम को अपना प्लान कम वक्त में ही सुलझता दिखाई दे रहा था।
समीना बेगम ने बहन को ऊपर जाते देखा तो उनके दिल में कमीनी सी खुशी हुई थी। उन्हें पता था वो अब लेट आएगी, इसलिए दराज से पिस्टल उठाया और अलमारी से घर के डॉक्यूमेंट्स उठाए जो वो रात को आगा जान के लॉकर से निकाल कर लाई थी। उन्होंने सोचा था कि वो महज धमकी देकर घर अपने नाम करवा लेंगी, इसलिए दोनों चीजें दुपट्टे के नीचे दबाए वो निकली थी। रिश्तों को 4 चीजें बुरी तरह तबाह बर्बाद कर देती हैं: दौलत, गर्ज, अना और हसद। उससे रिश्ते तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। एक चीज भी इंसान के अंदर हो ना तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। सबसे बुरी शाही दौलत होती है जो बाकी 3 चीजों के लाने का सबब बनती है। दौलत ही की वजह से अना, गर्ज और हसद जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। दौलत ही भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। माँ बाप देखती है ना बहन भाई, और ना ही कोई और रिश्ता देखती है। रिश्तों को मार के रख देती है, मुस्मार कर देती है। इसी दौलत की वजह से रिश्तों की इमारतें कमजोर हो जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम सुपरमैन। अशनाल ने उसे 5वीं बार कॉल की जो उसने उठा ली थी। वालेकुम अस्सलाम जोजम, क्या बहुत याद आ रही है जो कॉल पर कॉल कर रही हैं? हाँ, मैं ही पागल हूँ ना जो आपको मिस कर रही हूँ। आपने तो मुझे याद करना भी गवारा ना समझा। अशनाल उसकी बात सुनती शिकवा किए बिना ना रह सकी थी। सॉरी जोजम, ये तो आपकी अनाया था, वरना मैं अपनी इस नन्ही सी जान को मिस ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तो मैं मीटिंग में बिजी था, अभी फ्री हुआ हूँ। फोन देखा तो आपकी कॉल आई हुई थी, मैंने सोचा अपनी छोटी सी जान को कॉल करूं, मगर मेरी छोटी सी जान ने फिर खुद से ही फोन कर लिया। उसने सफाई दी थी, मैंने तो आइसक्रीम के लिए कॉल की थी, कहते हुए मेरे लिए आइसक्रीम लाइएगा। अच्छा, और कोई हुक्म मेरी जान? इसके कहने की ये देर थी वो शुरू हो गई थी। समीना बेगम अपने ध्यान में जा रही थी। हसनाल जो किसी से फोन पर बात कर रहा था वो उसके पास से गुजरी और उसे घूरा था। उसको ऐसे मशकूक सा जाता देखकर हसनाल कंफ्यूजन का शिकार हुआ था, क्योंकि उनकी आंखों में अजीब सा सर्दपन था। वो चंद पल ठहर कर उनको देखता रहा, फिर कंधे उचकाता सीढ़ियों से उतर गया था। अगर उसे अपने होने वाले बड़े नुकसान की जरा सी भी भनक पड़ जाती तो वो उसकी जिंदगी में लफ्ज काश ना आता। वो आज घर पे ही था तो उसके लिए माँ को देखता खाने का कहने आया था। समीना बेगम मुड़कर उसको देखती अशनाल के कमरे में चली गई थी। वो रूम में आई तो उन्हें अशनाल बेड पर बातें करती नजर आई थी। डोर की आवाज सुनती उठ खड़ी हुई थी। बड़ी अम्मी आप? अशनाल ने हैरत से पूछा था, क्योंकि वो आने के मकसद से बेखबर थी। वो फोन कान से हटाती परेशानी से कहती। दूसरी तरफ रोशनाल को भी मुतवज्जा कर चुकी थी। दूसरी तरफ रोशनाल के दिल में खतरा बैठ गया था। बहुत उड़ लिया तुमने हवाओं में लड़की, अब तुम्हारा जमीन पर आने का वक्त आ गया है। कई चीजों का खात्मा ना करो, वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए कुछ करना है तो कर लो। वो बोली तो लहजे में फुनकार थी। खाला का लहजा सुनते रोशनाल के दिल में डर बैठा था। उसने 2-3 दफा अशनाल को पुकारा था, मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने माँ के नंबर पर कॉल की, फिर यक्के बाद दीगरे, मगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो हर चीज छोड़ता छुड़ाता वहां से निकला था, इतनी जल्दी में कि फोन पॉकेट में भी नहीं रखा था। वो कोई क्रश नहीं था, वो खुद को गायब करके अशनाल के पास पहुंच जाता। वो कोई क्रिश नहीं था जो खुद को गायब करके अशनाल के पास पहुंच जाता। लेकिन उसने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। वो क्रिश नहीं, उसका सुपरमैन तो था ना, जो उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। वो तो उसकी जरा सी सख्त आवाज पर सहम जाया करती थी, लेकिन समीना बेगम पता नहीं क्या करती। उससे आगे उसने सोचा ही नहीं था। घर में बैठी उसकी जिंदगी मौत के हाथों शिकस्त खाने वाली थी, ये सोचना उससे मुहाल हुआ था। वो भागकर बाहर निकला था। जिगर सुन, कहाँ जा रहा है? फुरकान की टक्कर हुई थी उससे, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो जल्दी से वहां से भागता निकला था। उसे ठोकर भी लगी और फिर से उठता कार के पास पहुंचा था। हवा के घोड़े पर सवार वो गाड़ी पी और स्टार्ट की थी। दिल से बेसाख्ता अशनाल की खैरियत की दुआ की थी। उसने फुल स्पीड रखी थी, बिना किसी हादसे की परवाह किए। छोटी मम्मा, आप? उनके हाथ में पिस्टल देकर उसके चेहरे पर एक खौफनाक तासुरात छा गए थे। वो हिलने के काबिल ना रही थी। मेरा यानी समीना बेगम का मुकाबला करोगी? हो क्या तुम? 2 टके की लड़की, मनहूस कलमुही। तुम्हारी माँ पता नहीं कैसे खानदान से थी, कचरे के ढेर पर बैठती तो उसको लोगों ने धुतकारना था। तुम मेरी सोकन की बेटी, मेरा मुकाबला करोगी? बख्त खानदान में तुम अपना बख्त जगाने आई थी। ये तैयार होकर शोहर की संगत में बड़ी उड़ती फिरती हो। मेरी बेटी का होने वाला शोहर छीन लिया, गाजिब लड़की। उन्होंने बाजुओं से पकड़कर उसकी कमर पर पिस्टल की नोक रखी थी। बड़ी अम्मी, ये क्या कर रही हैं? अशनाल बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गई थी। उस सदा की डरपोक लड़की के हाथ कांप रहे थे। वो तो पहले ही उनकी डसी हुई थी। इधर साइन करो। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उसके आगे लहराए थे। अशनाल को लगा वो डाइवोर्स पेपर है। वो नफी में सर हिलाती पीछे हटी थी। नहीं बड़ी अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आपने जबरदस्ती डाइवोर्स पेपर। वो उनके हाथ में लहराते कागज को खींचकर मरोड़ती बुरी तरह उसकी शेप को बिगाड़ के रख गई थी। बदतमीज लड़की। समीना बेगम गजब से धाड़ उठी थी। उन्होंने जिस हाथ में पिस्टल उठाया था उसको खींच के मारा था। आउच! अशनाल के मुंह से सिसकी निकली थी। वो पीछे को गिरी थी। उसका सर घूम कर रह गया था। वो सर पर हाथ रखती उठती चोटों पर काबू पाने की कोशिश करने और तकरीबन निढाल हो चुकी थी। उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि उठ सके। वो चीख भी ना सकी थी। कोई भी उसकी मदद को ना आया। वो अपने अल्लाह को पुकार रही थी। करो साइन। उसके बालों को मुट्ठी में दबोचती वो कागज खोलती बोली थी। उन्होंने पेंसिल उसके हाथ में दबाई थी।
वक्त विला में सारा किस्सा तो दौलत ही का था। दौलत ने इखलाक को, जहन को, अच्छी सोच को, आला तरबियत को मसक कर डाला था। रोशनाल गाड़ी से उतरा, तेज रफ्तार भागता भागता वक्त विला में दाखिल हुआ था। उसने हर चीज को नजरअंदाज किया था, भागकर सीढ़ियों पर कदम रखे थे। हसनाल जो नीचे सोफे पर लेटा हुआ था, भाई को भागते देखकर गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो उठा था। वो चलता अपने रूम के बाहर आया और दरवाजे को पांव से खोला तो उसके जमीन और आसमान लर्ज कर रह गए थे। वो उस पर पिस्टल ताने कोई पेपर रखे पेज पर कुछ करवा रही थी। खाला, ऐशू, ये कहते वो चीखा था, छोड़े इसे। वो भागकर उसके पास आया जो उठ खड़ी हुई थी। उनके हाथ में पिस्टल जूं का तूं था। अशनाल उसको देखती उनको धक्का मारे पीछे हटी थी। छोड़े इसे, ये क्या कर रही हैं आप? वो हड़बड़ा कर रह गया था ऐशू को जमीन पर देखकर। उसका खून खोल उठा था। वो रोशनाल को देखती हड़बड़ा कर रह गई थी। रोशनाल आगे बढ़ा और उनसे पिस्टल छीनना चाहा। उन्होंने पिस्टल जैसे ही अशनाल की तरफ किया, रोशनाल ने उनका वो वाला हाथ दीवार की तरफ मोड़ा था। ठा की आवाज पर अशनाल जो उसका ठा की आवाज पर हसनाल जो उसका पीछा करता दरवाजे पर खड़ा साकिब सा मामला को समझने की कोशिश में था, लेकिन उसको देर हो गई थी। उनका दूसरा निशाना खता नहीं गया था। उनसे पिस्टल छीनने के चक्कर में हल्कान गोली रोशनाल के वजूद को आर पार करती चली गई थी। समीना बेगम भी फायर की आवाज सुनती सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। माँ थी, पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन उनकी टांगें जवाब दे चुकी थी। दिल में घबराहट होने लगी थी। भाई, हसनाल भागकर उसके पास नीचे जमीन पर बैठा था। अशनाल जो मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। रोशनाल के जिस्म से खून निकलता देखकर उसके वजूद में हलचल हुई थी। वो नीचे उसके पास जमीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। सुपरमैन, सुपरमैन, ये क्या कर दिया आपने? आप तो ऑफिस थे, आप कैसे आए? वो उसके गाल को थपकती पागल होने को थी। वो बेहोशी में जा रहा था। वो आंखें खोलकर फिक्रमंदी से उसी को देख रहा था, जैसे उसके जाने के बाद उसका क्या होगा। जिस बात का उसको अजल से डर था वो आज पूरी होने जा रही थी। जिंदगी की आड़ में नींव मध्यम पड़ती उसकी सांसें उसके करीब बैठी उसकी मासूम बीवी को बेमौत मार गई थी। वो ऐसे ही बैठी थी जैसे आज सब कुछ खो देगी। वो उसका सुपरमैन, जिसने कहा था वो उसके लिए सबके सामने डटकर खड़ा होगा। उसने सच कहा था कि वो उसके लिए मौत से लड़ जाएगा, और वो झूठा तो हरगिज नहीं था। वो वाकई अपने ऐशू के लिए मौत से लड़ गया था। जिंदगी का नहीं पता, मैं अगर मर गया तो इसका ख्याल रखना। उसने ये अल्फाज बहुत ही मुश्किल से हसनाल को कहे थे। इशारा अशनाल की तरफ था। आखिरी दफा उसका हाथ थामने की कोशिश की थी, जिसका दिमाग उसकी हालत देखकर कोरा हो चुका था। अशनाल ने मजबूती से रोशनाल का सर्द पड़ता हाथ थाम लिया था। तहमीना बेगम कमरे में आई। वो भी भागती वहां तक पहुंची थी। आगे का मंजर देखकर सीने पर हाथ रखकर पीटना शुरू हो गई थी। मीनाल जो गुनूदगी में थी, फायर की आवाज सुनती उछलकर उठ बैठी थी। कुछ देर मामले को समझती। माँ की धमकी याद आई तो बाहर भागी थी। पहले कमरों में भागी देखती रही, लेकिन खाला की चीखों की पुकार की आवाज आई तो वो भागकर रूम में आई थी। लेकिन आगे का मंजर देखती वहीं दरवाजे के साथ बैठती चली गई थी। समीना बेगम ने उसके जिस्म से खून निकलता देखा। उनके हाथ से पिस्टल गिर गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी उनकी हसद और दौलत के लालच में अपनी बहन के बेटे का नुकसान कर बैठेंगी। जीत तो आखिर दौलत की हुई थी। वो कागज का टुकड़ा तो वहीं पड़ा रह गया था। भाई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई, आपका भाई आपको जिंदगी की तरफ ले आएगा, ये आपके भाई का वादा है। आप खुद अशनाल का ख्याल रखेंगे। वो इस मजबूत को बाजुओं में उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने फोन से एम्बुलेंस को कॉल की थी। हसनाल ने अशनाल को एक नजर देखा था, जो सख्ते में उसका हाथ थामे बैठी थी। उसने शर्मिंदगी से निगाह चुराई और फटते दिल को काबू करते बेसाख्ता उस छोटी सी लड़की को देखा तो रंजो गम और मिलाल में इजाफा हुआ था। कुछ पल में एम्बुलेंस आ गई थी। बाकी सब तो होश खो चुके थे, लेकिन एक हसनाल था जो इस वक्त सब्र का दामन हाथ में थामे हुए था। उसने माँ को तसल्ली दी, सबको खुद संभाला। अशनाल का हाथ रोशनाल के हाथ में था, जो उनके लिए जाने की वजह से छूट गया था। रोशनाल को नीचे ले गए थे। हसनाल भी उनके पीछे निकला था। निकलते वक्त एक चुपती निगाह मीनाल पर डालना ना भूला था। तहमीना बेगम अशनाल को गिरते पड़ते कदमों से लेकर गई थी। पीछे समीना बेगम इधर ही इन कागजात को देख रही थी, जिनके ऊपर पेन पड़ा था। जीत तो आखिर दौलत की ही हुई थी। वो कागज का टुकड़ा तो वहीं पड़ा रह गया था। जिंदगियां दौलत के पीछे हार रही थी। एहसासात मर चुके थे। गोली लगनी किसको थी, लगी किसको? नसीबों का खेल था। मुकद्दर तो तबाह पड़ा था। सब हार गए थे। इस हादसे से सब टूट गए थे। पेशेंट के साथ कौन है? वो 1 घंटे से टहल रहा था। इमरजेंसी रूम बंद पड़ा था। अब एक सीनियर डॉक्टर निकलकर बाहर आया था। सगीर साहब भी सीधे हॉस्पिटल आए थे। साथ में आगा जान भी थे। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में आगा जान को डॉक्टर के पास ले गए थे। आगा जान की ईसीजी होनी थी जब हसनाल ने फोन पर उनको हकीकत से आगाह किया था। वो हर चीज को छोड़ते छुड़ाते वहां से निकले थे। जी, मैं पेशेंट का फादर हूँ। वो तो ठीक है ना? उन्होंने किसी खदशे के तहत पूछा था। देखें सर, ये पुलिस केस है, हम मजीद कुछ नहीं कह सकते। पहले आप काम करें, फिर हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकेंगे।
ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے چیک اپ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے گولی نکال دی ہے، لیکن ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، کافی خون بہہ چکا ہے، مزید ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ اپنا کام سر انجام دیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، پہلے ایک دفعہ وہ ہوش میں آئیں گے تو بھی پولیس انویسٹیگیشن کر سکے گی نا؟ صغیر صاحب نے اصل وجہ بتائی تھی۔ فرض کریں اگر وہ سٹیبل نہ رہ سکے تو محترم پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہماری کوشش جاری ہے۔ وہ ڈاکٹر ان سے مصافحہ کرتا ان کے کندھوں کو تھپکتا اندر چلا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر؟ آغا جان ان تک آئے تھے اور صغیر صاحب سے پوچھا تھا۔ آغا جان وہ ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، آغا جان آپ بس دعا کریں، وہ انہیں تھامتے سیٹ پر بٹھاتے بولے تھے اور خود اشنال کو فون کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ تہمینہ بیگم بہت پریشان تھی، لیکن وہ اشنال کو تسلی دے رہی تھی۔ اشنال آغا جان کو دیکھ کر ان کے پاس سے اٹھتی آغا جان کے قدموں میں بیٹھی تھی اور ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ آغا جان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکل رہے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کو آغا جان انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ میرے لیے موت سے لڑ جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت وہ میری وجہ سے موت کے منہ میں ہیں۔ کاش میں ان کو کال نہ کرتی، کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، کاش میں ان کے آگے آ جاتی۔ آغا جان میری زندگی میں صرف کاش رہ گیا ہے اور کچھ نہیں۔ آج اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آغا جان میری موت یقینی ہے۔ میں تو ان کی وجہ سے ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اشنال بک نہ رہے تو آج ہی اشنال بک کی زندگی کا باب ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی آغا جان، میری زندگی میں کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ نہ کرے، مرنے کی عمر تو میری ہے، اللہ تم لوگوں کو زندگیاں دے، سکون دے، بس میرا بچہ، اس کے لیے دعا کرو، دعائیں رنگ لاتی ہیں، جتنی شدت سے دعا کرو اتنی ہی شدت سے تمہارا رب تمہاری سنے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے راستہ بتا رہے تھے، جو راستہ تو شاید اللہ کا تھا مگر ذریعہ وہ بنے تھے۔ اٹھ کر اس کی زندگی کے لیے دعا مانگو بچے، اسے پرسکون کر کے بھیج چکے تھے۔ مینال نے جب سے اس حادثے کو دیکھا تھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی، وہ وضو کرتی نماز پڑھنے لگی تھی، وہ روشنال کی نہیں بلکہ اپنی بہن کے سہاگ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی جو اس کی ماں نے چھیننا چاہا تھا۔ حسنال جو لوکر سے اماؤنٹ لینے آیا تھا وہ بہت پریشانی میں تھا کیونکہ بابا کی بھی کال پر کال آ رہی تھی۔ وہ لوکر سے اماؤنٹ والا لفافہ لے کر پلٹا تو مینال فرش پر نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے زور سے الماری بند کرنے پر اس نے دیکھا تو ایک دم سے اٹھی اور اس تک پہنچی تھی۔ حسنال، روشنال کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس تک پہنچتے اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی صحیح سلامت لے آئے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا ان کو، کیا ہونا تھا، بس ایک گولی ہی تو لگی ہے، ڈاکٹر نے چیک کیا اور بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا نہیں بھولے کہ آپ پاگل ہیں، اتنی چھوٹی سی گولی کے لیے ہاسپٹل آئے۔ اس نے اتنے چبھتے لہجے میں طنز کیا کہ مینال نے پل بھر کے لیے خاموشی پکڑ لی تھی۔ پلیز صحیح بتاؤ نا، پلیز حسنال، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، میں تمہیں کب سے سچائی بتانا چاہتی تھی، تمہیں رازدار رکھنا چاہتی تھی۔ ٹینشن؟ اور مینال بک کو جو صرف ٹینشن دینا جانتی ہے، اسے لوگوں کے دلوں سے کھیل کر، ان کی زندگیوں سے کھیل کر ٹینشن ہو رہی ہے۔ تم اور تمہاری ماں خوش ہو جاؤ، اپنی جیت کی خوشیاں مناؤ، پہنچا دی تم نے اس معصوم لڑکی کو تکلیف، وہ پل پل جی رہی ہے اور پل پل مر رہی ہے۔ سچائی اب کون سی رہ گئی ہے؟ سچائی تو بتا دی ہے تم نے۔ اس کا ذکر اس واقعے کی طرف تھا، اس نے اتنی تکلیف سے کہا تھا کہ مینال نے آنکھیں بھیج لیں، وہ اس وقت بھائی کی تکلیف میں ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ پلیز بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ دعا کرو کچھ نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ دعا کرو کہ تم بچ جاؤ، اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری قبر اس کمرے کے اندر بناؤں گا، یہ وعدہ ہے حسنال بک کا تم سے، اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ تمہارے اس عشق و عاشقی کے چکر نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس نے اتنے سخت لہجے میں کہا تھا کہ مینال پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر لفافہ پاکٹ میں رکھ کر نکلنے لگا تھا جب پھر سے مینال نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، سب وجہ ختم ہو جاتی، میری ماں کی جینے کی وجہ ختم ہوتی، کاش حسنال میں وہاں ہوتی، کاش میری ماں کو میری موت کے بعد ہی احساس ہو جاتا کہ وہ غلط ہے، میں حرام موت کو گلے نہیں لگانا چاہتی، لیکن اپنی ماں کے خطاب کا نشانہ میں بن جاتی۔ اس کے اگلے الفاظ حسنال بک کا دل بری طرح سے چیر کر رکھ گئے تھے۔ وہ مڑا تھا، اس کا ستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں میں مرتی زندگی کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، کاش تم مر جاتی، ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا، کاش اس نشانے پہ تم ہوتی تو سارے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جاتی، لیکن تمہاری ماں اور تمہاری ایک دفعہ حوالات کی سیر تو بنتی ہے نا، اتنی زندگیوں کو اجاڑ کے تمہاری ماں اور تم خوش کیسے رہ لیتے ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب پولیس آئے گی تو تمہاری ماں کے بیانات خاموشی سے لکھوا دینا، تم کہو گے کہ تم ماں بیٹی ساری واردات میں ملوث تھیں، تمہاری تو چھوٹ میں صرف اور صرف اپنے بچے کی ماں سمجھ کر کروا لوں گا، اس سے زیادہ تمہاری حیثیت دو کوڑی کی ہو چکی ہے میرے آگے، اپنے بچے کے پیدا ہونے تک کا انتظار ہے، پھر تمہارے اور میرے راستے جدا۔ وہ بولا تو لہجے میں آگ کے شعلے تھے، اور میں دعا کروں گی کہ میری زندگی میں یہ وقت بہت جلد آئے، تم میری بند آنکھوں کو دیکھ کر بھی کہو کہ اٹھ جاؤ، لیکن کاش اس وقت میری آنکھیں نہ کھلیں، سارے فساد کی جڑ ختم ہو جائے۔ وہ شکستگی سے کہتی اس کو بت بنا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
हसनाल बक को काश पता होता कि उससे आखिरी मुलाकात है तो वो गुफ्तगू सोच कर करता। मीनाल ने तो लफ्जों ही लफ्जों में सच्चाई बावर करवानी चाहिए थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि रब ने उनकी जिंदगियों में हिजर लिख दिया था जिसमें मिलन का वक्त मुकर्रर नहीं था। हसनाल के जाने के बाद समीना बेगम जो हसनाल को घर आता देखकर छुपकर बातें सुन रही थीं, वो खैरियत तो रोशनाल की मालूम करने आई थी, लेकिन उसकी हवालात वाली बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कमरे में गई, हर चीज बैग में डाली, सोना वगैरह रखा था। वो उसके निकलने के बाद मीनाल के कमरे में आई थी। मीनाल उठो, हमें निकलना होगा। वो हड़बड़ाती हुई उसके कमरे में आई थी। कर दिया बर्बाद मेरी जिंदगी, अब नहीं मिला आपको सुकून। मेरी बहन के तो शुरू से आप उसके पीछे पड़ी थी। वो तकरीबन उनके करीब आती उनको झंझोड़ती हुई बोली थी, बात सुनो, इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। मेरे साथ चलोगी तुम? गोली लग गई है, हो गया किस्सा तमाम। अगर वो मर गया तो पता है हवालात की सैर अब हम दोनों को करनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो उसको पकड़ती पहले की तरह खुदगर्ज बन चुकी थी। अब कितनी खुदगर्ज औरत है अम्मी, काश मेरे पास कुछ वक्त होता तो मैं अशनाल को बताती। मैं और वो एक ही औरत की डसे हुए हैं, जिन्होंने हसद की वजह से बचपन से महरूम कर दिया है, हमारा साहिबान छीन लिया है, हमारी छत गिरा दी। वो बोली नहीं, चीखी थी। बकवास बंद करो, बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी बकवास। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे गले आ पड़ो। तैयारी पकड़ो मेरे साथ जाने की। वो उसे छोड़ देती, लेकिन गुस्से में आकर जो राज उसे बताए थे उन पर पर्दा डालने के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी। कि मीनाल सब कुछ ना सच सच बोल दे, वो इसीलिए बोल रही थी। नहीं जाना आपके साथ, नहीं जाना ऐसी खुदगर्ज औरत के साथ जो रिश्तों को पामार करती है। हर बार आपको कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। हर हर दफा आपकी नहीं चलने दूंगी। आज या मैं खुद को मार डालूंगी या आपको। वो उठकर कोई शय तलाश करती हुई जब समीना बेगम ने उसे बाजुओं से पकड़कर उसका नमाज स्टाइल दुपट्टा उतार के बेड पर गिराकर बाजू बांधे थे, वो बाजू बांधा तो वो चीखने लग पड़ी। एक तो उसका दुपट्टा तलाश करती उसका मुंह भी बांध चुकी थी। वो अफसोस महज चंद पल का था। वो फिर से ऐसी ही जालिम सफाक बन चुकी थी। फिर उसे बाजुओं से पकड़कर उठाकर अपने कमरे में लाकर बैग उठाती रात के अंधेरे में निकली थी। ये भी नहीं सोचा कि वो इस रात के अंधेरे में अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी अंधेर करने वाली हैं। क्योंकि वो चालाक जरूर थी, लेकिन वो खुद भेड़ियों की जद में आने वाली थी। हैरत की बात है, किसी के लफ्जों की वजह से, किसी के अमल की वजह से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, और ये इंसान के लिए सिर्फ चंद पल के लिए अफसोस होता है। वो इंसान भूल जाता है कि किसी भी जी नफ्स के साथ वो जो कुछ कर रहा है वो मकाफाते अमल उनके साथ हो सकता है। देर जरूर होती है मगर अंधेरे में वो खुदा से मौकाफाते अमल की चक्की में देर जरूर होती है मगर अंधेर में वो खुदा से मौकाफाते अमल की चक्की में पीस के रख देता है। खुदा जालिमों की रस्सी दराज जरूर करता है, मगर जब वो खींचता है तो वही जालिम मुंह के बल गिरता है। अब इस औरत का मुंह के बल गिरने का वक्त आ गया था। अशनाल ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली थी अपनी। काफी ज्यादा वक्त गुजरा था। अशनाल दुआएं मांग मांग कर बाहर निकली थी। समीना बेगम तस्बीह उठाई पड़ रही थी। उनकी जुबान पर बस बेटे की लंबी जिंदगी का विर था। आका जान भी दिल ही दिल में दुआएं कर रहे थे। हसनाल परेशान उंगलियों से सर को मसलता एक तरफ खड़ा था। कांग्रेचुलेशन सर, आपके पेशेंट की जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में अभी मजीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो अभी जब हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो तब आप बेशक देख लीजिएगा उनको। डॉक्टर ने हसनाल का कंधा थपकते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा था और अंदर चले गए। हसनाल डॉक्टर की बात सुनकर वहीं अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज हुआ था। उनके ये अल्फाज थे या जिंदगी। वहां बैठे सब नफूस के बेजान वजूद में जिंदगी डाल गए थे। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनती अशनाल ने बेख्तियार रब का शुक्र अदा किया था। उसको ये अपने अल्लाह का अपने ऊपर किया गया मौजज़ा लगा था। जब मुकद्दर लिखने वाला हमें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है तो हमारे नसीब कैसे खराब हो सकते हैं। वो मीनाल को लेकर समन बेगम के घर के आगे खड़ी थी। उन्होंने बेल दी तो डोर चौकीदार ने खोला था। समन से मिलना है हमें। न सलाम न दुआ, उन्होंने डायरेक्ट कहा था। वो बीबी जी कब की पता नहीं किधर गई हुई हैं। बूढ़े से चौकीदार ने उन्हें बताया था। वो कब तक आएंगी, हमें उनसे मिलना है। उन्होंने तमहीद बांधी थी। एक इंसान होने के नाते बता रहा हूँ आपको, ये अमारत, ये घर, ये नौकर चाकर सब धोखा है बीबी। ये एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। आप यहाँ से चली जाएं, इसमें आपका ही फायदा है। वो बूढ़ा शख्स उन्हें मतला कर रहा था। मीनाल उनकी बातें सुनकर सहम कर रह गई थी। उसे लगा कि वो उसकी बात सुनकर वापस पलट जाएंगी, लेकिन वापस पलटते तो वो हैं जिनको हदायत के रास्ते का पता होता है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, वो अंधाधुंध उसमें धंसते जाते हैं। 2 टके के नौकर, चुप रहो, ज्यादा सलाह मशवरे ना दो, वो निहायत बदतमीजी से कहती चल पड़ी थी। फिर चौकीदार ने कुछ नहीं कहा था। वो अभी खुद ही नए नए आए थे। किसी दोस्त ने यहाँ का रास्ता बताया था। इन्हें तो यहाँ मकीनों के लच्छन अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए खबरदार करना जरूरी समझा था। वो उन्हें लेते हुए अंदर दाखिल हुआ था। उन्होंने घर के बाहर ही मीनाल के मुंह से कपड़ा हटाकर उसके गले में डाल दिया था, लेकिन हाथ में जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। वो बहुत बेबस थी। उसे अपनी माँ से इसलिए खतरा था कि वो उसके होने वाले बच्चे के साथ कुछ ना करें। वो बेटी तो बेबस नहीं मगर माँ बेबस जरूर बन चुकी थी। वो माँ की गिरफ्त में बैठी सोच रही थी, काश हसनाल उसके साथ होता तो वो घर से कभी निकलने का नहीं सोचती। अगर उसकी माँ उसके साथ मजीद
कुछ करती वो उसे एतमाद में ले लेती, लेकिन अब शायद वो थक गई थी। वो खुद किनारा करना चाहती थी क्योंकि वो सबको अपनी जात का यकीन दिलाते दिलाते थक गई थी। वो खुद से हार गई थी। चौकीदार उनको गेस्ट रूम में बिठाकर चला गया था। ये इमारत बहुत बड़ी थी, नौकर चाकर, अच्छा सा बड़ा घर था। काफी देर बाद एक और मुलाजिम ने उनके सामने चाय और बिस्किट रखे थे। समीना बेगम सुकून से खाने लग पड़ी थी। मीनाल की जिंदगी उजड़ गई थी, वो कैसे खाती? उसकी सांस हलक में अटकी हुई थी। रात के 2 बज चुके थे। समीना बेगम बैठे बैठे थक गई थी। बाहर से कहकहों की आवाज आने लगी थी। वो सोफे से उठी। वो जैसे ही लाउंज में एंटर हुई, समन और वकार बाजुओं में दाखिल होते कहकहा लगाते अंदर आए थे और बैठ गए थे। समीना बेगम ने झांक कर बाहर देखा, जो अब लाउंज के सोफों पर बैठे हुए थे। वो लड़का उनके साथ बैठा था। जरा जरा सी बात पर कहकहा हाथों पर हाथ रख के लगाते थे। माँ बेटे के रिश्ते के तकाजे हरगिज तो ये नहीं थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, लेकिन उनके अगले अल्फाज उनकी जमीन सिरकाने को काफी थे। वैसे सच बताऊं, वो लड़की है बहुत मासूम और शेख को पसंद भी बहुत आएगी। वो पैसे भी बहुत देगी। बस अब उसे साथ लाने का थोड़ा सा मसला है, लेकिन मेरे लहजे की मिठास में वो क्यों नहीं आएगी? दीवानी जो है मेरे पीछे भागी भागी आएगी। उसने ये कहकर साथ ही शैतानी कहकहा लगाया था, लेके तो तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम उसे नहीं लेके आओगे तो शेख हमसे ये बंगला छीन लेगा जिसमें हम ऐसे रह रहे हैं। अब उनकी जान से प्यारी दोस्त की आवाज आई थी, ले आऊंगा डार्लिंग। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर परेशानी जच नहीं रही। और याद रखो हुस्ने आरा, तुम्हारा धंधा तुम्हारी जान के बदौलत चल रहा है। मेरे आगे तो कई लड़कियां बिछने को तैयार हैं, लेकिन हुस्ने आरा तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो सारे रंग फीके हैं। वो जवान लड़का इस औरत के आगे इज़हारे मोहब्बत कर रहा था, जो कि उसकी दोस्त समन थी। वो तो सब्र भी नहीं कर सकती थी कि समन उनकी दोस्त इतनी गिरे किरदार की निकलेगी। वो खुद बहुत बुरी थी। दौलत और हसद की हवस उनमें पाई जाती थी, लेकिन किरदार उनका बहुत खरा था। उनको इन गलत कामों की लत नहीं थी। वो गेस्ट रूम से उनकी तबीयत साफ करने बाहर निकली थी। उनके पीछे मीनाल उठी थी, जो सोफे पर निढाल सी पड़ी थी। घटिया औरत, तुम इतनी घटिया होगी मैंने सोचा भी नहीं था। वो उनके करीब आती चीख उठी थी। मीनाल को कुछ समझ नहीं आई थी। सिमी और तुम, इन दोनों की आंखें तो हैरत से फटी थी। वे एकदम से उठ खड़े हुए थे। आवारा बाजारू औरत, गिरे और नीच किरदार की लोगों की जिंदगियां तबाह करते तुम्हें शर्म नहीं आती? वो उनके आगे आती उन्हें थप्पड़ मारने को आगे बढ़ी थी, जब हुस्ने आरा ने उनका वही हाथ पकड़कर उनकी पुष्ट पर जोर से लगाया था। समीना बेगम चीख कर रह गई थी, सिम्मी यार, मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। दरअसल मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ। कोई हुस्ने आरा को हल्के में लेता है तो वो सह नहीं पाती। हुस्ने आरा उनके कान में फुनकारी थी। अम्मी अम्मी। मीनाल ने माँ को तकलीफ में देखा तो उनकी तरफ दौड़ी थी। वो जैसी भी थी उसकी माँ थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी माँ इतनी तकलीफ में है। वो हुस्ने आरा के हाथ से माँ के बाजू छुड़ाने लगी थी। उसने अपने नाजुक हाथ से उन्हें छुड़ाना चाहा, लेकिन वकार ने उसे अपनी तरफ खींचा था। वह क्या सरप्राइज है, शिकार खुद हमारे करीब चल के आया है। वकार ने उसे अपनी तरफ खींचकर हैवानी लहजे में कहा था। मीनाल खुद को छुड़वा रही थी। उसको उसके लम्ब से नफरत हुई थी। वो उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए था। वो माँ की तरफ बहुत बेबस नजरों से देख रही थी। कितनी हसीन और जवान है, नर्म और नाजुक। क्यों ना इसे इस्तेमाल करके शेख को सौंपा जाए। इस तरह इसके शोहर का जो मेरे ऊपर कर्ज है वो भी उतर जाएगा। उस दिन बड़ा गैरत वाला बन रहा था। और डार्लिंग, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना? उस दिन बड़ी अपने शोहर के सामने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। आज भी हो जाए ना? वो प्लीज ये कहकर उसकी तरफ झुका था। वकार, इसे कमरे में लेके जाओ और सूट इसे थमाओ। एक रात के लिए ये मेरे कोठे की भी जीनत तो बननी चाहिए ना? उसने आरा समीना बेगम को दुबाए जहर कुन लहजे में कहने लगी थी। वकार उसे लेके खींचने लगा था। मेरी बेटी को छोड़ दो लड़के, नहीं तो मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगी। वो फड़फड़ा कर फुंकारी थी। वो कितने मासूमों की जिंदगियों से खेल कर आई थी, तो फिर इन शैतानों का खात्मा नहीं कर सकती थी? वो और नहीं तो अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती थी। मतलब कुछ भी कर सकती थी। वो बेशक जैसी भी थी, अपने शोहर के मरने के बाद किसी को भी 2 कौड़ी की अहमियत ना दी थी। इस इज्जत की खातिर उनकी अपनी बेटी की जगह सोकन की बेटी भी यानी इशनाल बख्त भी होती तो वो उसकी इज्जत के लिए लड़ जाती। अम्मी अम्मी, वो चीखी थी, जो उसे सीढ़ियों से ऊपर खींचकर ले जा रहा था। ये देखकर मीनाल बेगम का पारा हाई हुआ था। उनका खून खौल उठा था। उन्होंने वापस मुड़कर भरपूर जोर लगाया और पलटकर उसने आरा की मखसूस रग दबाई थी, जिस काम में वो माहिर थी। उन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम शो देख रहे थे, जिस वजह से मरने मारने वाली चीजों में काफी माहिर थी। उसने आरा बेहोश होकर नीचे गिरी थी। समीना बेगम पलटकर वहां से शीशे के भारी डेकोरेशन पीस को उतारकर सीढ़ियों पर भागती हुई मीनाल को खींचकर ले जाते हुए वकार को मार गई थी, जिससे मीनाल का हाथ छूट गया। मीनाल जल्दी से 1-2 सीढ़ियां अबूर करती ऊपर पहुंच गई थी, जबकि वो गिर कर पीछे हुआ और समीना बेगम को पकड़ा तो वो गिरे नहीं। समीना बेगम ने जोर से अपना आप छुड़ाना चाहा। वो ऐसे ही झूल रहा था, लेकिन हाथ नहीं छोड़ रहा था। समीना बेगम ने एक और हमला किया और अब की बार उसका हाथ तो छूट गया। वो सीढ़ियों से गिरा था, लेकिन समीना बेगम का पैर जबरदस्त किस्म का रपटा। उनका सर भी दीवार से लगा था। वो बुरी तरह सीढ़ियों से गिरती चली गईं। क्रिस्टल के पीस के कांच उनके सर पर लगे थे।
मीनाल भागो, वो चीखी थी। आज वो पहली बार दिल से पछताई थी, लेकिन वो खुदा तो हिसाब लेता है ना, वो तो इंसान को एहसास दिलाए बगैर माफ नहीं करता। कुछ जख्म तो उनपे भी उधार थे। सर से निकलते खून पर उन्होंने हाथ रखते मुश्किल लहजे में कहा था, मीनाल मैं कह रही हूँ भागो, और जाने से पहले मुझे माफ कर देना। वो होश खोने से पहले उनकी सीढ़ियों पे साकित रखे हाथ देखकर चीखी थी। उनकी आवाज सुनती उनके सर से खून की नदियां बहती देखकर मीनाल भागकर सीढ़ियों से उतरी थी। अम्मी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसी भी हैं मेरी माँ हैं। वो उनका दुपट्टा उनके सर पर बांधने लगी थी, जिसकी मंशा से उनका खून रुक जाता। वो दुपट्टा बांध कर उनको मुश्किल से उठाया और आहिस्ते से चलती हुई बाहर निकली थी, लेकिन फिर गिर गई थी। वो उन्हें घसीटती लेके आई थी, वो उठा तो सकती नहीं थी, ना उसकी मदद के लिए कोई था। वो बाहर फर्श पर उनको लाती इधर ही उनको छोड़ती बाहर भागी थी। नौकर तो रात को नहीं थे, अगर एक आध था भी तो डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहा था। पीछे वो दोनों वहां ही पड़े हुए थे, कोई मदद के लिए नहीं आया था, क्योंकि बुराई का अंजाम बुराई ही था। कभी किस्मत के खेल इंसान को कहां से कहां ले आते हैं, और दौलत ने उन सबको कहीं का नहीं छोड़ा था। मीनाल इतने बड़े घर से मुश्किल भागकर बाहर निकली थी। वो बूढ़ा सा चौकीदार दरवाजे के पीछे दीवार के साथ सोया हुआ था। उसे बस इतनी समझ आई थी कि उस बूढ़े शख्स ने उनको खबरदार किया था। बस उनकी मेहरबानी समझकर उसने उन्हें उठाना चाहा। अंकल अंकल, उसने 2-3 दफा आवाज लगाई। वो बूढ़े बेशक थे, लेकिन वो अजनबी थे, लेकिन फिर भी माँ की जिंदगी के लिए उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा था। वो आंखें मसलते उठे थे। तो कौन? वो अनजान से पूछने लगे। अंकल, वो मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं, प्लीज मेरी मदद कर दें। वो लोग वाकई बहुत बुरे हैं, वो बहुत गंदे हैं, वो मुझे खींच कर ले गए थे। मेरी अम्मी जख्मी हालत में पड़ी हुई हैं। वो बात को सही तरह समझा नहीं पा रही थी। प्लीज आप उनके चौकीदार नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते मेरी अम्मी को बचा लें। वो ये कहते ऊंची हो गई थी, उसकी हालत काफी बिखरी हुई थी। बेटा, आपकी अम्मी कहाँ है? वो समझ गए थे कि कोई और हुस्ने आरा के जाल में फंस गया था। उन्होंने खबरदार किया था, लेकिन हुस्ने आरा की दोस्त उनको बेवकूफ लगी थी। आज वो अपना नुकसान कर बैठी थी। अंकल प्लीज, मेरी अम्मी का बहुत ज्यादा खून जाया हो चुका है। प्लीज अंकल, कोई ऑटो वगैरह ले आए या कोई टैक्सी। वो जो सोचों में थे, उसने अब की मिन्नत की थी, लेकिन वो खामोश से खड़े थे। वो नाउम्मीद होकर बाहर भागी। सड़क पर कोई रिक्शा नहीं था। वो नसीबों से हारी लड़की आधी रात को वीरान सड़क पर अपनी बदनसीब माँ की जिंदगी ढूंढने लगी थी, लेकिन कोई चारा नहीं मिला था। वो फिर मायूस होकर अंदर आने लगी जब चौकीदार बाहर आया था। बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अंदर चलो। वो उसे कहते गोया हुआ था, जो टूटी बिखरी सी थी। वो ये कहते उसे अंदर की तरफ ले आए। फिर वो उस ड्राइवर की तरफ गए जो उसने आरा का ड्राइवर था। वो जानते थे ये पुलिस केस है, मामले को हैंडल करना जरा मुश्किल था। ड्राइवर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत मुश्किल से तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। रोशनाल को अभी अभी होश आया था। वो सारे उसे देखने चले गए थे। पीछे हसनाल और रोशनाल रह गए थे। आपका बहुत शुक्रिया हसनाल भाई कि आपने मेरे शोहर की जान बचाई। मैं उसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। वो उनके पीछे जाने लगा। जब उसकी तकलीफ से भरी और सलीके से भरपूर आवाज सुनाई दी, वो हैरान सा होकर पलटा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रोशनाल उसे इतने अजनबी लहजे में बात करेगी। ये नहीं कि इस दिल में अभी तक उसकी चाहत थी। वो अब उसके भाई की बीवी थी, उसके लिए काबिल एहतराम थी, लेकिन फिर भी उसका लहजा देखकर उसके दिल पे चोट लगी थी। देखो अशनाल, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे शोहर होने से पहले मेरे भाई थे, इसलिए मेरा फर्ज था उनको बचाना। और बाकी रही बात तुम्हारी आंखों में आंसू, अभी तक नहीं देख सकता, इसलिए नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले वाले जज्बात हैं। जो हमारा पहले रिश्ता था उसे मैं फरामोश कर चुका हूँ। उस दिन जिस दिन तुम मेरे भाई की बीवी बनी थी, क्योंकि अब भी तुम मेरे भाई की बीवी हो, मेरे लिए काबिल इज्जत हो, तो मुझसे पहले की तरह दोस्त समझकर ही बात कर लेना, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारा दोस्त था। ये बात अलग है कि उस दोस्ती के टूटने की वजह मेरी कमतरफी बनी थी और मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, और इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने तुम पे एतबार नहीं किया था। बाकी ये रिश्ते तो नसीबों की बात थी। हम जितना मेला मचाएं, वो अल्लाह तो मुकद्दर इंसान की पैदाइश के साथ ही लिख देता है, उससे इंसान जितना भी मुफर क्यों ना हो। और मैं जानता हूँ मीनाल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है अशनाल, लेकिन वो तुम्हारे बख्तविला जाने के बाद बहुत शर्मिंदा रही है। वो तुम्हारा नाम लेकर रातों को डरी भी थी। शायद ये उसका पछतावा था कि वो सुकून से नहीं रह पाती थी। प्लीज ये मेरी छोटी सी अर्ज है अशनाल, उसे माफ कर देना। वो बहुत बदल चुकी है। कहते हैं कि इंसान का दिल दुखाकर उसका दिल तोड़कर माफी मांगना आसान नहीं होता, और मैं भी आसानी से माफी मांग रहा हूँ। लेकिन फिर भी अशनाल, ये तुम्हारी आला ज़र्फी होगी कि तुम मुझे और उस अल्लाह की बंदी को माफ कर देना। वो बोला तो लहजा मताने से भरपूर था, क्योंकि वो उसका वीरान चेहरा देख कर आया था। तब से उसे सुकून नहीं आ रहा था। वो मेरी बहन है। मुझे नहीं पता कि वो बदल चुकी हैं या नहीं, लेकिन मैंने सबको माफ कर दिया है। एक दरवेश का कौल है कि उनके पास एक शख्स आया था जिसने कहा था फलां बंदे ने उनके बारे में गिबत की है, तो वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उस शख्स ने हैरत से पूछा कि आपको दुख नहीं लगा कि उन्होंने आपके बारे में इतने गलत अल्फाज कहे हैं?
तो उन्होंने आगे से कहा था, मुझे दुख इस पे नहीं हुआ, तुम पे हुआ है, जो तुम मुझे उसकी बातें बता रहे हो। मैं उसे तुम्हारी अच्छाई नहीं मान सकता। क्या उस फलां शख्स ने मेरी गिबत की होगी तो तुमने उसके बदले कुछ कहा ना होगा और फिर उसकी बात मेरे आगे कर दी। तो मुझे भी दुख मिनाल आप ही पे नहीं था, मुझे आप सब पे दुख था कि मुझे जिन जिन पे मान था उन्होंने एक कागज को देखकर इस भरम को तोड़ दिया था। वो तो गलत थी, लेकिन आप भी तो सही नहीं थे ना। हसनाल उसकी बात सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था, उसकी नजरें झुक गई थीं। देखें हसनाल भाई, मेरा मकसद आपको हरगिज शर्मिंदा करने का नहीं था। अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, और आप परेशान मत हो, मैंने मिनाल अभी को माफ कर दिया है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था। वो उसको भाई कह रही थी तो क्या वो छोटी सी बात पर उसका मान नहीं रख सकता था। चलो, तुम्हारे सुपरमैन को होश आ गया है, ये ना हो वो तुम्हें ना देखकर मजनू की तरह बाहर निकल आए। उसने माहौल पर छाई कसावत दूर करने की खातिर कहा था। आप जाएं, मैंने शुक्राने के नफल अदा करने हैं, फिर आती हूँ मैं भी। उसने इनकार करना मुनासिब ना समझा, मुनासिब की दलील देकर उसे भेजा था। भाई, ये पहले मेडिसिन ले लें। हसनाल उसके पास खड़ा था। माँ, बाबा, आगा जान उससे सारे मिलकर चले गए थे। हसनाल ने उनको आराम करने की खातिर घर भेज दिया था। उसने अशनाल को भी कहा था, लेकिन वो तो घर को पहचानने से इनकारी हो गई थी। उसको होश आए 2 से 3 घंटे मजीद बीत चुके थे। अब तो सुबह का सूरज भी तुलू हो चुका था। पुलिस उससे बयान लिखवाने आई थी, लेकिन उसने ये कहकर उन्हें भेज दिया था कि घर का मामला है, उनसे गलती हुई है। रोशनाल नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। हसनाल ने गुस्सा भी किया था कि आपने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया उन्हें, लेकिन उसने उसे समझाया, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। नहीं यार, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, मेरा दिल नहीं कर रहा, वो बददिल सा होकर कह रहा था। उसकी नजरें बाहर की जानिब टिकी हुई थी, क्योंकि वो नहीं आ रही थी। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आपका दिल नहीं है। बिजली का बिल है, जिसे दवाई लेने पर भी टैक्स लिया जाएगा। रातों रात यार, आप तो कुकी पहलवान बन गए हैं। वो जूस उसे थमाता आंखों में शरारत लिए बोला था, जो वाकई कमजोर लग रहा था। जाहिर है, इतना खून बहा था, कमजोर तो होना था। ऐशु कहाँ है? उसकी बात को इग्नोर किए रोशनाल ने संजीदगी से पूछा था। आपको अपनी नई जिंदगी में भी वो ही चाहिए, मतलब दूसरे जन्म में भी? क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? वो भरम हुआ था। मतलब ये कि भाई, आप अभी अभी मौत के मुंह से बच के आए हैं, दूसरी जिंदगी मिली है आपको, फिर भी पहली बीवी की तलाश है आपको। भाई, आपको चाहिए आप अपनी नई जिंदगी में एक अदद और प्यारी सी लड़की तलाश करें यार। वो उसके पास बैठता बुजुर्गाना अंदाज में बोला था। मुझे गोली लगी है, सिर्फ हाथ नहीं टूटे। मेरे बेड पर होने का हरगिज ये फायदा ना उठाओ कि मैं कुछ नहीं कह सकता या तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ सकता। उसके मुंह से फजूल बातें सुनकर वो खफगी से कहने लगा था। ओह अच्छा, कुकी पहलवान, तोड़ देना मुंह, पहले कुछ खा लें। आपको ताकत आएगी तभी तो आप अपनी ऐशू को देख सकेंगे, और मुझे पता है आपको वो 7 जन्मों तक साथ चाहिए। वो बहुत जालिम है, क्या उसे मेरी फिक्र नहीं है? अब तक नहीं आई। रोशनाल, जो उसकी सोच में गुम था, उसके मुंह से फिसला था, वरना वो अनापसंद अपने जज्बात को कंट्रोल करने वाला इंसान था, और उस जैसे ठरके इंसान के सामने तो वो मरकर भी राज ना खोलता। लेकिन ये उसकी बेख्तियारी ही थी, उसे बुरी तरह मरवाने वाली थी। उसकी बात सुनकर हसनाल खांसा था। उसी असना में अशनाल हाथों को मसलती कंफ्यूज सी अंदर आई थी। उसकी नजरें उस पर टिक गई थी। वो बहुत ही तवज्जो से उसे देखने लग पड़ा था। अशनाल के अंदर आने की देर थी। असनाल ने रोशनाल की तरफ देखकर आंख मारकर काफी ऊंची आवाज में एक शेर पढ़ा था। उसने उसकी कुछ देर पहली बेख्तियारी को बुरी तरह फोड़ा था। रोशनाल उसे घूर कर देख कर रह गया। अशनाल को पूरे मामले की समझ नहीं थी। वो उधर ही खड़ी हो गई। ओके, मैं चलता हूँ, आप चिल करें। वो क्या कहते हैं, हम फौज में मोहल्ला मौज में। हसनाल ने जूस अशनाल के आगे किया तो उसने उससे ले लिया था। ये भाई को पिलाना और मैं सूप घर से बनवा कर लाऊंगा, वो ये कहकर जाने लगा। सोच समझ कर बकवास किया करो। रोशनाल को अब सच में गुस्सा आया था। सोच समझ कर कौन सी बकवास होती है? और हाँ, मैं आधा घंटा बाहर हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और आपकी ऐशो आज इतने गुस्से में लग रही है कि सर फाड़ने के 100% चांसेस लग रहे हैं। और आपको सुपरमैन के लिए कोई डंडा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। वो जानबूझकर उनके चेहरों पर हंसी बखेरने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि रोशनाल ने उसे जालिम जो कहा था। वो हंसकर रूम डोर को बंद करता चला गया था। आप ठीक हैं? ऐशु ने उसके पास खड़े होकर पूछा था। उसकी आंखों में खौफ आंसू आ रहे थे, जबकि उसने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। बताएं ना। और जो उसकी तबीयत देखकर पहले ही टूटी थी, अब उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। जिंदा हूँ, अफसोस नहीं आई मौत। वो मजीद खफा हुआ था। प्लीज ऐसी बातें ना करें। वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख गई थी। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। आप बिला वजह क्यों खफा हो रहे हैं? वो उसके मुंह पर हाथ रखती बोली थी। कहाँ थी तुम इतनी देर से? तब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। पता है, होश में आने से पहले तुम्हें यहाँ देखने की ख्वाहिश की थी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी ऐशो। उसके गुस्से से कहने के बावजूद भी अशनाल के दिल की धड़कनों ने सपीट पकड़ी थी। वो उसके पास मोहताज से कोने पर टिकी थी, ताकि उसे तकलीफ ना हो। दूर तो ऐसे बैठ रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शायद वो लेटे रहने से चिड़चिड़ा हो रहा था, इसलिए ऐसे बोल रहा था। आपका तो पता भी नहीं है, जितने आप गुस्से में है ना, मुझे लग रहा है आप मुझे कच्चा खा जाएंगे। वो भी अब थोड़ी रूठी रूठी से बोली थी।
हाय, दिल तो कर रहा है, बस मेरी तबीयत को जेब नहीं दे रहा, वरना कच्चा भी खा जाता। उसके गुलाबी चेहरे को देखकर वो बेबाकी से बोला था। रोई रोई सी आंखें थीं। उसको पता था वो वैसे भी छोटी छोटी बातों को रोने लग पड़ती थी। आज तो उसके सैलाब आए हुए थे। पता है, जिस वक्त मैंने फोन पर खाला की आवाज सुनी थी और खाला की बातों ने मुझे पल पल मारा था। रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जिस वक्त घर पहुंचा, मेरे कदमों ने आगे चलने से इनकार कर दिया था। मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर खुद को जोड़ रहा था। पर जब मैंने डोर खोला तो तुम्हें कदमों पर देखा रहा। इस वक्त मुझे लगा मर गया हूँ। मैंने खाला से पिस्टल छीनना चाही, वो उसे खुद ही बता रहा था। और मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया। वो ये कहकर उसका हाथ थामकर अपनी थोड़ी के नीचे रखती उसे वारफ्तगी से देखने लग पड़ी थी। हाय हाय, उई, वो जानबूझकर कराहने लगा, ये देखने के लिए उसे फर्क पड़ता है या नहीं। तो क्या हुआ आपको? सॉरी, बिल्कुल नहीं पता था आपको इतना दर्द होगा। उसने एकदम से बौखलाकर उसका हाथ उसके सीने पर रखा था। दर्द मुझे नहीं हुआ जोजम, आपको हुआ है। वो उसे आंखें मारता फिर से बेबाकी से बोलता उसके चेहरे को सुर्ख कर गया था। कितने झूठे हैं आप। किफ़त से लाल होते उसने अब की बार जोरदार मुक्का उसके दाएं तरफ मारा था, जहां उसका जख्म था। अब तो रोशनाल के राइट साइड पर बहुत बुरी तरह दर्द की लहर उठी थी। तकलीफ उसके चेहरे पर दिखाई दी थी। अब वो कराह नहीं सका था। अशनाल उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर बहुत ज्यादा घबराई थी। उसने तो मजाक में मारा था। वो करीब होते उसके चेहरे पर फूंके मारने लगी। उसे समझ नहीं आई कि क्या करे। जोजम यार, कोई आग नहीं लगी जो आप बुझाने लगी हैं। उसने लतीफ सा तंज किया था, हालांकि उसकी फूंकों से उसे अपने चेहरे पर ठंडक का एहसास हुआ था। मौत के मुंह से बच के आए हैं, फिर भी ताने देने में तो आप माहिर हैं। वो गुस्सा हुई थी। शुक्र करो कि बच गया हूँ, वरना बैठ के रोती रहती सारी जिंदगी। उसके ये कहने की देर थी, वो उसके सीने पर सर रखकर बुरी तरह रोने लगी थी। उसके कंधे पर लब रखती वो उसको साकित होने पर मजबूर कर गई थी। ऐशू, मैं मजाक कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखकर वो उसके सर को से हिलाने लगा था। नहीं नहीं, आपको जरा रहम नहीं आता मुझ पे। आपकी ये बातें सुनकर मेरा दिल लरस जाता है। वो बुरी तरह से फट पड़ी थी। कभी मेरी तरफ देखकर ये दिल नहीं लरसता, उसने शिकवा किया था। आपके इस खड़ूस मुंह को देखकर तो वैसे ही लरस जाता है, वो अब खुल के बोली थी। फिर जब मैं रोमांस करने पे आया तो तुम खुद ही कहोगी कि ये हजरात बेशरम हैं, उसने जितलाया था। फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बेड पर होने का भरपूर ताना दिया गया था। वो कहकर खिलखिलाई थी। और कुछ नहीं, एक किस तो कर सकता हूँ। ये कहकर उसे एक झटका दिया और उसके गाल पे एक जानदार बोसा दिया था और फिर छोड़ दिया। बाकी जोजम, जब आप रूम में जाएंगी तब आपको मजीद प्रोमो देखने को मिलेंगे। अब तो हॉस्पिटल का बेडरूम है। ये आप अभी भी बेशरम हुए हैं या शादी से पहले ही थे? वो अपने गाल से उसकी मूंछों की चुभन हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली और साथ ही एहतियात से उसके सीने पर फिर से सर टिकाया ताकि उसे दर्द ना हो। जिस दिन आपके होने का सर्टिफिकेट लिया था, साथ ही बेशर्मी का भी लिया था। उसका इशारा शादी की तरफ था। वो ऐसे फकरिया अंदाज में कह रहा था जैसे बेशर्मी कोई शय हो। हाँ ना, इसका सर्टिफिकेट लेकर तब तो आपको गोल्ड मेडल मिल गया है ना। वो उसके सीने से सर उठाती उसके ऊपर झुककर उसके सीने पर अपना नाम लिखते हुए बोली थी। गोल्ड मेडल ना सही, अपनी जोजम का प्यार तो मिल गया है ना। ये कहकर तकलीफ के बावजूद भी हल्का सा ऊपर होकर उसकी आंखें चूम ली थी, जिसे अशनाल को सुकून आया था। आज वो कांपी नहीं थी। घर जाओ, आराम करो। एक रात ना सोकर चीनियों की तरह आंखें निकालनी हैं। चलो शाबाश, घर जाकर आराम करो। मेरे पास अफनाल है और मेरे ठीक होने के बाद मैंने तुम्हें सोने भी नहीं देना है, इसलिए अपनी नींदें पूरी कर लो। उसने फिक्र से कहा था। उसे पता था वो उसकी फिक्र में बिल्कुल भी नहीं सोई होगी। मुझे पता है आप मेरी फिक्र में मुस्के लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि आपके आना गवारा नहीं कर रही थी आप खुलकर कह सकें। अब की बार झुककर रोशनाल की पेशानी और आंखें चूम ली थी और शर्माते हुए खड़ी हुई थी। जूस पिलाओगी या मैं नर्स को कहूँ कि वो अपने मुबारक हाथों से मुझे पिलाए? उसने उसको खड़े देखकर कहा था, जो खुद ही इस्तेहकाक जमाती और खुद ही शर्माने लग पड़ती थी। उसके हाथों से पी लीजिएगा, लेकिन उसके मुबारक हाथों की सलामती की गारंटी मैं नहीं दे सकती। साथ ही उसके हाथ भी तोड़ूंगी और आपका मुंह भी। आज तो सही आज तो सही जट्टू पराठे वाली खातून लग रही हो जोजम, लेकिन ये अंदाज रूम तक ही संभाल कर रखो, वहाँ काम आएंगे। लेकिन शायद वहाँ भी ना आए, क्योंकि तुम नाजुक सी जान हो। एक पंच भी बर्दाश्त ना कर सको और बेहोश हो जाओ। मैं खुद आपको जूस पिला रही हूँ, लेकिन अगर वो चूसनी के मुंह वाली मुझे आपके पास नजर आई तो आपकी खैर नहीं है। वो स्ट्राइक उसके वो वो स्ट्रा उसके मुंह के करीब करती हुई बोली थी। कौन? रोशनाल को नहीं पता था कि वो किसका जिक्र कर रही थी, इसलिए पूछा था। बकौल आपके, वो आपके मुबारक हाथों वाली नर्स, उसने जलकर कहा था। मैंने तो देखी तक नहीं है जोजम, और ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? उससे जलती है मेरी जूती, वो आपके जिद होकर बोली थी। चलो, कोई तो जलता है ना। वो उसकी तरफ देखे इतने मासूमाना लहजे में बोला कि अशनाल को बेसाख्ता प्यार आया था। क्या मैं आपके शोल्डर पर सर रख सकती हूँ? इसमें पूछने वाली कोई बात तो नहीं, लेकिन अगर कोई आ गया तो? उसके ये कहने की देर थी कि अशनाल ने उसके कंधे पर सर रखा था। मुझे पता है आप उस चूसनी के मुंह वाली से डर रहे हैं, ये कहती उसके गर्दन पर लब रखकर फिर से कंधे पर सर रखा था। मैं हसनाल भाई को भेज रही हूँ। कुछ देर बाद उसे महसूस करती उठी और बाहर चली गई थी, जबकि पीछे रोशनाल के चेहरे पर मुस्कान बखेर गई थी।
मीनाल माँ को लेकर उसी रात हॉस्पिटल ले आई थी। आज तीसरा दिन था। वो अपनी उस माँ के लिए ख्वार हो रही थी जिन्होंने उसकी जिंदगी को मसक करके रख दिया था। ये किसी गांव का छोटा सा हॉस्पिटल था जहाँ चौकीदार अंकल लेके आए थे, जिन्होंने अपना नाम मजीद बताया था, उनके साथ ही था। समीना बेगम को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। इस वाकये के बाद उसकी माँ ने खामोशी पकड़ी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक उनके दिमाग की एक वेन डैमेज हो गई थी और बाकी डैमेज होने या फटने का खतरा था, और जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकती थी या किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। उनको अपने ज़हीन होने पे जितना गुरूर था, वो खुदा ने एक रात में ही तोड़ दिया था। उस दिमाग ने शायद उसे जिंदा भी रखना था या नहीं। मीनाल माँ की हालत देखकर पागल होने को थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल रही थी। मजीद पापा उनको अकेला देखकर अपने साथ गांव लेकर आए थे। मजीद पापा ने उनसे पूछा था, लेकिन उसने बस यही कहा था कि उसका कोई घर नहीं है। वो अब वक्त विला नहीं जाना चाहती थी। जितनी जिंदगियां मीनाल वक्त खराब करके आई थी, वो उसे कैसे रख लेते। आखिर वो तो उसी माँ की बेटी थी ना, जो सब कुछ तबाह करके आई थी। वो उन्हें लेकर गांव में दाखिल हुए थे। वो छोटा सा कच्चा सा गांव मालूम हो रहा था। वहाँ कुछ ही घर थे। उन्होंने अपने घर का बहुत सीधा सा दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से 9 साला बच्ची बाहर निकली। बख्ती, अम्मा, दादा, अब्बू आ गए। वो बच्ची चीखी और फिर मजीद बाबा के साथ उनकी टांगों के साथ लिपटी थी। दादा, अब्बू, मेरी चीज कहाँ है? वो नहीं लाए क्या? बख्ती, अम्मा भी आपसे नाराज हैं और मैं भी। वो तो गुस्सा भी बहुत हैं। वो मुंह घुसोड़ते हुए बोली थी। मीनाल, जिसने माँ को पकड़ा हुआ था, उस बच्ची को देखकर एक उदास सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई थी। आओ बेटा। वो इन्हें लिए घर में दाखिल हुए थे। मीनाल घर को देखने लग पड़ी थी। बड़ा सा कच्चा सहन, एक तरफ जानवर बांधे हुए थे, बड़े बड़े सुलाखों वाली खिड़कियां, 3-4 कमरे, एक बरामदा। हसन के अब्बा, कहाँ रह गए थे आप? मैंने फीके के फोन से आपको कॉल करवाई थी, लेकिन 3 दिन से आप ना घर आए और ना ही फोन उठाया था। मुझे तो 100 तरह के हौल उठ रहे थे। वो गुमसुम सी घर को देख रही थी जब एक औरत सादा से कपड़ों में गोबर वाले हाथ लिए उनके सामने आई थी। हसन के अब्बा, ये कौन है? वो अनजानी और गैर शनासाई हैरानी से उनको देख रही थी। अरे नेक वक्त, सुकून का सांस तो लेने दो, बताता हूँ। सारी तफसील क्या इधर ही बता दूँ। हाथ धोकर पानी पिलाओ इनके पीने के लिए। वो ये कहकर पोती की उंगली से पकड़े उन्हें बरामदे की तरफ ले गए थे। हसन के अब्बा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? आपने शहर में दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? तभी आप शहर से 2-2 3 दिन नहीं आते। ये आपकी बीवी होगी और ये बेटी। वो इन दोनों माँ बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। अब मुझे समझ आई। तभी आप सारी जिंदगी अपने मैट्रिक पास होने पर अकड़ते रहते थे और मुझे बात बात में जाहिल होने के ताने देते थे। वो उर्दू पंजाबी मिक्स बोल रही थी। मीनाल शर्मिंदा सी होकर उनकी बातें सुन रही थी। अरे नेक वक्त, खुदा का खौफ करो। कभी तो सोच समझ कर बोल लिया करो। ऐसे ही ना शुरू हो जाया करो। ये बातें करके तुम कहाँ से पढ़ी लिखी लगती हो? कभी दूसरे की भी सुन लिया करो। हर वक्त अपनी ही सुनाती रहती हो। ये मेरी मालकिन की दोस्त हैं। अब ये यहाँ ही रहेंगी और अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। इनके खाने पीने का इंतजाम करो। अच्छा, मेरी ही गलती है, माफ़ कर दें। वो शर्मिंदा होती हुई नलके की तरफ हाथ धोने बढ़ गई थी। बख्ती, अम्मा, दादा, अब्बू मेरे लिए पापड़ बिस्किट नहीं लाए। वो दादा के पास से उठती उनके पीछे नलके पर जाकर अपना रोना डाल के बैठ गई थी। मानो पुत्र, आओ तुम्हारे लिए पापड़ बिस्किट लेने चलते हैं। वो उठते चले गए थे जबकि मानो खुशी अपने दादा की तरफ भागी और उनकी उंगली पकड़ ली थी। मीनाल जो खुशी इस मासूम बच्ची के चेहरे पर देख रही थी, वो हजारों करोड़ों खुशियों से ज्यादा थी। वो हैरान रह गई थी कि वो 3 दिन से इनके साथ ख्वार हो रहे थे और अब अपनी थकन की परवाह किए बगैर उसके चेहरे पर छोटी सी खुशी की खातिर चल पड़े थे। हसनाल जो घर आया था, मीनाल को कमरे में ना पाकर परेशान था। आज 7वां दिन था। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आगा जान बहुत परेशान थे। उसे नहीं पता था कि वो माँ बेटी कहाँ गई। वो वकार का पता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वो सारी रात ढूंढता रहा था। अब फिर थक कर घर आ गया था। रोशनाल भी हॉस्पिटल से घर आ गया। वो सीधा लाउंज में ही आया था, जहाँ बाबा, आगा जान और रोशनाल बैठे थे। तहमीना बेगम खाना बना रही थी और रोशनाल के लिए कोई लाइट सा तैयार कर रही थी। वो भी मीनाल के लिए बहुत परेशान थी। कुछ पता चला मीनाल का? आगा जान उसको देखते ही उठ खड़े हुए थे। नहीं, हर जगह मीनाल और खाला को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसने मायूसी से जवाब दिया था। तुमने इन माँ बेटी को कुछ कहा तो नहीं? सगीर साहब ने किसी खदशे के तहत पूछा था। मैंने खाला को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मीनाल को सिर्फ इतना कहा था कि अपने और माँ के बयानात खामोशी से लिखवा देना, और मैंने कुछ नहीं कहा था। उस वक्त मैं गुस्से में था। वो सच्चाई बता रहा था जब उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। वो थप्पड़ मारने वाला रोशनाल बख्त था, जो अपने दर्द की परवाह किए बगैर उसकी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ था। शोर की आवाज़ सुनकर वो दोनों भी किचन से निकल आई थी। किसने कहा था तुम बाप बनो? मुझे गोली लगी थी। मैं मर तो नहीं गया था कि तुम बयान लिखवाने बैठ गए थे। वो मुठियां बेचते गुस्सा जब्त करते बोला था। हरकत करने से उसे दर्द हुआ था। एकदम से उसने हाथ रखा था। रोशनाल, प्लीज आप बैठ जाएं, ऐसे तो आपका जख्म खराब हो जाएगा। अशनाल उसकी तरफ आई थी और वो बाजों से हल्का सा पकड़ा था। हसनाल भी परेशान होता उसकी तरफ बढ़ा था। दफा हो जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। उसने गुस्से से हसनाल का हाथ झटका था। सगीर साहब भी उसकी तरफ बढ़े थे।
मुझे भी कोई शौक नहीं था उसको घर से निकालने का। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर मैं उसको कैसे घर से निकाल देता। वो गुस्से में था इसलिए ऐसा बोल गया। जिन दिनों सब आपको लेने गए थे, मिनाल मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी। मैं डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया था। उस दिन लेने आया तो आगे खाला बैठी हुई थी। फिर उसने अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान सुना दी। अब आप ही बताएं, कोई भी गैरतमंद शोहर ऐसा कर सकता है? भाई, मैं कैसे उसे नरमी से पेश आ सकता था? और बाद में जब 2 दिन बाद घर आया तो हर वक्त सोती रहती थी। मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा था। उस रात मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा कहा था। तो तुम्हारे उस गुस्से से क्या हुआ? तुम्हारा अपना ही नुकसान हुआ है और तो कुछ बिगड़ा नहीं। गुस्सा अकल को खा जाता है, सगीर साहब ने अफसोस से कहा था। तहमीना बेगम, जिनको बहन की इस हरकत पर गुस्सा बहुत था, नफरत भी बहुत थी, लेकिन हसनाल की बात सुनकर वो चौंक गई थी। उनके घर में पहली खुशी आने वाली थी, वो कैसे इस बात से मुंह फेर सकती थी? इतने अरसे बाद उनको खुशी मिली थी और वो भी इस तरह, वो सोच भी नहीं सकती थी। और हसनाल की बात सुनकर उन्हें एकदम से झटका लगा था। जिस तरह उनके वक्त मिला के जाने के बाद वो सारे उलझे ताने बाने सुलझा रही थी। मिनाल तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो उसके किरदार की गवाही तो वो खुद दे सकती थी। फिर वो कैसे किसी को पसंद कर सकती थी? और एक और बात, जब एक दिन रात को वो खाना बना के सबको खिलाकर फारिग हुई थी, बाद में चाय बना चुकी थी, उन्होंने अपनी बहन को सालन में कोई चीज मिक्स करते देखा था। वो नहीं समझ पाई थी कि उनकी बहन क्या कर रही थी, लेकिन एक वो कोई चीज किचन के कैबिनेट में रखते देखा था। ये सोच दिमाग में आते ही एकदम से किचन की तरफ गई थी। सब उनकी तरफ देखने लग पड़े थे और कैबिनेट से वो शापर में डिपी चीज खोलती बाहर आई थी। ये देखना जरा, वो पैकेट रोशनाल के हाथ में थमाती बोली थी। ये तो नींद की गोलियां हैं, पर इनका यहाँ क्या जिक्र? वो झिंझलाया था। इसीलिए क्योंकि समीना को एक दिन मैंने ये सालन में डालते देखा था और मुझे नहीं पता था इसमें ऐसा क्या है। कुछ देर बाद वही खाना मिनाल के रूम में लेके गई थी और जैसा कि हसनाल कह रहा है कि वो हर वक्त सोई रहती थी और उसकी बताई गई कहानी के पीछे तो मुझे कुछ और ही वजह मालूम हो रही है। क्या पता वो माँ के मजबूर करने या धमकी देने पर गई हो। और है तो मेरी बहन, मुझे उसका पता है। छोटी छोटी बात पे वो मुझे धमकी देने बैठ जाती थी। वो तो फिर उसकी बेटी थी। उनकी बात सुनता हसनाल ने एकदम से सर अपने हाथों में गिरा लिया और फिर मध्यम सी चाल चलता वो रूम में से जाने के लिए चला था। हमारा ये वक्त मिला, ये रिश्ते तबाही के दहाने पे इसलिए पहुंच गए हैं, इसलिए कि हम यकीन बाद में करते हैं और इल्जाम पहले लगाते हैं। और उस इंसान के जाने के बाद हम इसलिए नहीं रोते कि हमें उसकी कदर थी, बल्कि इसलिए रोते हैं कि हमें पछतावा हो रहा होता है। कदर तो इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में तो पछतावे जन्म लेते हैं। वो पहली सीढ़ी पर पहुंचा जब सगीर साहब की आवाज़ सुनी थी। वो इन सबको कह रहे थे। उनकी बात सुनकर एक आंसू उसकी आंखों से निकला था। कमरे में आकर वो सांस लेने लगा था। उसका दिल सच्चाई सुनकर बंद पड़ा था। उसका मासूम चेहरा आंखों में आ बसा था। वो कितने मान से रोशनाल की तबीयत पूछ रही थी। अपने कमजोर हाथ उसके कंधे पर रखकर वो उसे सच्चाई बताना चाहती थी। वो कितने मान से उसके पास आई थी कि शायद वो उसकी बात रद्द नहीं करेगा, लेकिन उसने ना सिर्फ उसे झुटलाया था बल्कि घटिया बातें भी कर गया था। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बीवी बच्चे को हिफ्ज़ो अमान में रखना। ये सोच आते ही उसका दिल पुकार उठा था। वो ये तो देखता रहा कि वो सोती रही थी, पर यह नहीं देखा कि क्यों सोती रही है। उसका उजड़ा हुलिया देखकर एक उसकी वहशतों ने घेर लिया था। वो इतने गुस्से में था कि कमरे का हुलिया बिखेर कर रख गया था। बेड की चादर पर पड़ा उसे एक लॉकेट मिला था। वो उसे देखकर जब खो बैठा था। वो जो घर से बाहर ना निकली थी, वो कैसे गलत हो सकती थी? पुरान ड्रेसिंग टेबल पर जो वो रख के गई थी, उसकी बेख्तियार नजर उस पर पड़ी थी जो उस रात उसने उठाया था। ऐ मेरे रब, तेरी वसी दुनिया में वो पता नहीं कहाँ खो गई है, कहाँ चली गई है। ऐ अल्लाह, मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। तेरी इतनी बड़ी दुनिया में पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो कुरान पाक को देखते ठहरे लहजे में बोला था। वो कुरान पाक को देखता जहाँ उस पाकीज़ा लड़की ने हाथ लगाए थे, वो उसे देखता वजू करने चला गया था। उसको मजीद चाचा के गांव आए 1 महीना हो गया था। जिंदगी ने एकदम पलटा खाया था। वो यहाँ के माहौल की आदी हरगिज नहीं थी। अब ना सिर्फ रह रही थी बल्कि बख्ती अम्मा को काम भी करवा देती थी। बख्ती अम्मा ने कभी उसे मजबूर नहीं किया था कि फलां काम करो या फलां ना करो। वो गुस्से की तेज जरूर थी मगर दिल की बहुत साफ थी। शुरू के दिनों में वो बातों ही बातों में ऐसी बात कर जाती जिससे मिनाल बुरी तरह हर्ट होती थी। एक दिन उसे रोता देखकर ना सिर्फ उसे मनाया बल्कि माफी भी मांगी थी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिनाल की खामोशी थी। वो कुछ भी कह देती, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी। अब तो वो उस पर जान छिड़कती थी। वो अपनी खुशी की खातिर उनको बहुत सारा काम करवा देती थी। सुबह सवेरे नाश्ता वो खुद तैयार करती थी, जबकि वो मानू को स्कूल के लिए तैयार करती और उनके नाश्ता तैयार करने तक वो सारे सहन से सफाई कर लेती थी। सहन काफी बड़ा था तो उसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन अब उसने फर्ज समझकर बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। तवेला बख्ती अम्मा खुद साफ करती थी। माल मवेशी का काम, तवेले की सफाई बख्ती अम्मा ने उसे कभी नहीं कहा था। वो नहीं चाहती थी कि उस गुड़िया को भारी काम करना पड़े। वो उन्हें नाजुक सी मोमी गुड़िया लगती थी। वो तो जैसे हाथ लगाने से भी डरती थी कि कहीं वो मैली ना हो जाए। उनके बस में होता था वो उसे कोई काम न करवाती, लेकिन वो खुद मिन्नतों से मक्खन लगाकर उनके काम करती थी। वो जानती थी कि वो इतने सारे काम करके थक जाती थी क्योंकि मजीद चाचा तो 2 या 3 दिनों बाद घर आते थे।
वो अकेली सारा काम करती, घर को संभालती थी। मानो छोटी बच्ची थी, जिद कर जाती थी। भक्ति अम्मा कभी कभी उसकी जिद से तंग पड़ जाती। मानो ऐसी बच्ची थी जो प्यार ढूंढने की कोशिश करती। उसे इसमें अपना आप नजर आया, क्योंकि बातों ही बातों में भक्ति अम्मा ने उसे बताया कि हसन मानो के अब्बा की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर बहू की शादी कर दी। मानो जब 1 साल की थी उसी वक्त कर दी थी। वो तो बेटे की वफात के बाद जैसे जिंदा लाश बन गए थे, लेकिन उनके मुस्कुराने की वजह सिर्फ और सिर्फ मानो बनी थी, जिनकी मुस्कुराहट, कहकहों और छोटी छोटी बातों से इस घर का आंगन खिल उठा था, क्योंकि वो बहुत शरारती बच्ची थी और मीनाल के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। अभी 2 दिन पहले ही की बात थी। समीना बेगम को पागलपन का बहुत शदीद किस्म का दौरा पड़ा था। वो हर चीज बुरी तरह बखेर कर रख गई थी। इससे कबल भी इससे 1 महीने में वो कितनी दफा उसको मार गई थी। और तो और वो एक दिन घर से बाहर निकल गई थी। उसे अब शदीद किस्म का खतरा लाहक हुआ था। वो रात को ही कहीं ना निकल जाए। वो उन्हें बांध भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे तकलीफ होती थी। रात को वो उनके पास कमरे में सोती थी। वो दलिया बनाकर कमरे में आई तो वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। जब उसने दलिया उनके आगे रखा था, क्योंकि वो खाना नहीं खा सकती थी, वो उन्हें खिलाने लगी तो वो आगे से बुरी तरह हंसने लग पड़ी। मीनाल हक्की बक्की से उनको देखने लगी। इसी असना उन्होंने उसके सर पर बहुत बुरी तरह अटैक किया था, जिसकी वजह से उसका नमाज स्टाइल दुपट्टा खुल गया था और फिर वो जुनूनी अंदाज में उसके बाल खींचने लग पड़ी। इतने बुरे अंदाज से उन्होंने उसके बाल खींचे थे कि मीनाल से छुड़ाना मुश्किल हो गया था। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा था। मीनाल के सर पर टीसें उठने लग पड़ी थी। उसकी चीख निकली थी। उसकी चीख निकलने की देर थी जब भक्ति अम्मा भागकर अंदर आई और उन्होंने बामुश्किल उसे छुड़वाया और खींचकर बाहर ले गई थी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। वो बरामदे में आते ही उनके गले लगकर खूब रोई थी। उसका जिस्म कांपने लग पड़ा था। इस हालत में तो वो पहले ही खिंची खिंची सी रहती थी। ऊपर से अब माँ की मार ने उसे बिल्कुल ही अधमुआ कर दिया था। वो कांपती कांपती वहीं लेट गई थी। भक्ति अम्मा फिर से उसे रूम में ले आई थी, क्योंकि वो अकेली बरामदे में उसे नहीं छोड़ सकती थी। मजीद चाचा काम पे गए हुए थे। वो दिन भर की खुद को घर के कामों में लगी रही। अब अपने टूटे बिखरे वजूद को लेकर लेट गई थी। ये दूध पत्ती पी लो, ताकत आएगी। वो लेटी ही थी जब भक्ति अम्मा हमेशा की तरह दूध का गिलास पकड़े उसको रूम में दूध का गिलास पकड़े उसको रूम में देती थी। मीनाल उनको देखती, वो खुद कच्चा दूध पीती और मानो भी कच्चा दूध पीने की आदी थी। एक दिन उन्होंने उसे दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उनके बहुत ज्यादा इसरार पर उसे एक घूंट पे उल्टी आ गई थी। अब वो उसे रोजाना दूध पत्ती देती थी। कभी कभी उसे पीना नहीं होता तो वो सहन में दरख्त के नीचे पड़े बिल्ली के बर्तन में डाल देती थी। भक्ति अम्मा उसकी तबीयत के पेश नजर बहुत ख्याल रखती थी। उनको उस पर तरस आता था कि वो पागल माँ के हाथों बुरी तरह निशाना बनी हुई थी। भक्ति अम्मा, मानो को मेरे पास लिटा दें प्लीज। वो उनके हाथ से दूध का गिलास लेकर जा रही थी जब उसने आहिस्तगी से पुकारा था। अपनी हालत देखो बच्चे, वो तंग करेगी तुम्हें। उन्होंने मुड़कर जवाब दिया था, नहीं, वो छोटी बच्ची है, मैं उससे तंग नहीं पड़ती, बल्कि उसके वजूद से सुकून मिलता है। प्लीज लिटा देना, उसने मुल्तजियाना लहजे में कहा था। उन्होंने मानो को आहिस्तगी से उठाकर उसके पास लिटाया और खुद बाहर चली गई। वो आहिस्तगी से मानो के सर पर हाथ फेरने लगी। उसके मासूम चेहरे को देखते उसके गाल पर प्यार किया। वो सोते हुए किसमिस आई। वो मासूम अभी लापरवाह थी। ये नहीं पता था कि माँ बाप के बगैर जिंदगी कैसे मुश्किल से गुजरती थी। उम्र का ये हिस्सा हर हसद, हर गर्ज, हर फिक्र से पाक था। उसे नहीं पता था कि माँ बाप का सर पर साया क्या चीज होती है। उसका मुश्किल स्कूल जाना, खाना पीना, मस्जिद में सिपारा पढ़ने जाना और मिट्टी के घर बनाना, गुड़िया की रुखसती करना। वो अभी ख्वाबों की जिंदगी में थी। उम्र बड़ी हो तो गम भी बड़े हो जाते हैं। उसका पाँव से बना मिट्टी का घर देखकर मीनाल के दिल में होक सी उठती थी। उसे अब घर के मायने समझ आए थे कि घर चीज क्या है। वो हर सोच को झटकती सर पे हाथ रख के आंखें मूंद गई थी। आंखों के बंद होते ही छमसे हसनाल बक का चेहरा आंखों के सामने आया था। कभी गुस्सा करते, कभी मजाक करते, कभी सर्द रवैये से तो कभी नरम रवैये से। वो जितना माजी से पीछा छुड़ाती, फिर भी कोई ना कोई सोच उसके आगे फन पे लाए आ जाती थी। हसनाल बक नामी बाप उसकी जिंदगी से कब का खत्म हो गया था। ये नहीं था कि वो उसे याद नहीं आता था। वो याद आता था, बहुत बुरी तरह याद आता था। वो उस शख्स को कम अज कम अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकती थी। भला हसनाल बक भी कोई भूलने वाली शय था। वो आंखें बंद करती, वो शख्स उसे सोने नहीं देता था। उसकी नींदों को बुरी तरह रौंद के रख गया था। अगर कभी भूले भटके नींद आंखों में बसेरा कर भी लेती तो ख्वाबों में लफ्जों के जहर फेंकता हुआ नजर आता। सोते जागते हुए उसके हवास मुख्तर रहते थे। उसके कानों में हर रोज एक ही गूंज होती कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे भाई की कातिल हो। वो सोते हुए उठ के बैठ जाती थी और सोचों में पड़ जाती थी कि रोशनाल बक का क्या पता जिंदा था या नहीं। ये सोचें हर वक्त एक अनजाने दर्द में मुब्तला रखती थीं। वो कभी कभी सोचती कि बच्चे की पैदाइश पर उसको मौत आ जाए तो उसकी जिंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि हसनाल बक के अल्फाज चाबुक की तरह उसके दिल पे लगते थे। लेकिन फिर अपनी कोख में जन्म लेती उसकी निशानी का सोचकर इस्तग़फ़ार करती कि उसकी मौत ने उसकी औलाद के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेनी है। कि कैसे वो उसके बाद इस तरह कॉम्प्लेक्स सी जिंदगी गुजारेगा। इस रात वो किसी भी तरह रुक जाती, लेकिन उसने सोचा था कि हसनाल तो बच्चे की पैदाइश पर उसे तलाक देकर जीने की आखिरी वजह भी छीन लेगा। इसीलिए वो खामोश होकर माँ के साथ चली आई थी।
स्याह तार कोल पर गाड़ी फराटे भर रही थी। रात अपने पर पूरी तरह फैला चुकी थी। दोनों भाई अपनी खामोशियों में उलझे हुए थे। आखिर इस खामोशी को रोशनाल ने तोड़ा था। अब कहाँ लेके जाऊं बताओ। रोशनाल बख्त स्टीयरिंग पे हाथ जमाए लंबी सड़क को देखते, एक नजर हसनाल बख्त के मुरझाए चेहरे को देखता संजीदगी से बोला, घर ले चलें भाई, वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैंने उसकी नाकदरी की, खुदा की दी गई नेमत की नाशुक्री की है, तो वो मुझे कैसे मिल पाएगी। हसनाल, हाकिम बख्त, ना उम्मीद ना हो। उस रब ने हिजर लिखा है तो इसमें भी कोई ना कोई मसलिहत होगी। क्या पता उसने तुमसे मीनाल को क्यों छीना है, क्योंकि तुम उसकी बाद में नाकदरी ना कर सको। रोशनाल ने उसे समझाया था। जुदाई का ये रोग उसके चेहरे से नजर आ रहा था। वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। वक्त, पता नहीं ये वक्त कब तक हमारा साथ छोड़ेगा। इस वक्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं ये नाम हमारे आबाओ अजदाद ने कैसे रख दिया है। ये जरूर बता के जाते कि नेक वक्त है या बदबख्त। हम सिर्फ वक्त नाम के ही हैं। देखिएगा हमारी बदबख्ती की मिसाल हमारी नस्लें देंगी। और ये कहते कहते तंजिया हो चुका था। सोच समझ कर बोला करो। तुम तो दुनिया तस्खीर करने का इरादा रखते थे, अब अपने मुकद्दर पर रो रहे हो। रोशनाल ने एक नजर फिर उसके चेहरे पर नजर ठहरा कर निगाहें विंड स्क्रीन पर जमा ली थी। जिनके मुंह के आगे नाकाम और शिकस्ता मोहब्बतें ठहर जाती हैं ना, उनको फिर दुनिया भी बेजार और फीकी लगने लग पड़ती है। मैं आज दुनिया को तस्कीर करने की कोशिश करूं ना, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी यादों की फतह हो जाती है। मैं अब दुनिया की तस्कीर क्या करूंगा। वो मुझे तस्कीर कर गई है भाई। वो सर सीट पर टिकाते आंखें बंद कर गया था। फिर रोशनाल ने कुछ कहना मुनासिब ना समझा, घर की तरफ टर्न लिया था। पहले ऑफिस, फिर उसके साथ मीनाल की तलाश थकन ने उसकी आंखों पर डेरा जमा लिया था। वो अब घर जाकर आराम करना चाहता था। उसकी राइट साइड पर दर्द होने लगा था। रोजाना की बेपरवाही ने जख्मों पर फिर से टांके उधेड़ दिए थे।